नमस्कार साथियों। हमारा पिछला जो पार्ट था वो पिछला पार्ट जो हमने किया था राष्ट्रीय आंदोलन का, जो आधुनिक भारत का अपना पार्ट था। आधुनिक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम पढ़ रहे हैं। साथियों, कल जो हमारा टॉपिक था वो था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय किस प्रकार से हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के बाद हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ही भारत के एक प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन को पढ़ा, एक और गवर्नर जनरल पढ़ा था और जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल विवाद के बाद लॉर्ड रिपन वापिस चले गए थे और उसके बाद में अगला जो वाइसराय आया था वो आया था लॉर्ड डफरिन। और उसी लॉर्ड डफरिन के काल में भारत के अंदर कांग्रेस की स्थापना होती है। लेकिन जब ये कांग्रेस की स्थापना होती है और इस कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कुछ एक संस्थाएं ऐसी थी जिन्होंने भारत में एक राष्ट्रीय संगठन को खड़ा करने के लिए मजबूर किया। और वो जो संगठन है वो भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप से बना था। बाद में दादा भाई नौरोजी के कहने पर कांग्रेस नाम दे दिया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की संस्थाएं देखेंगे और इसी पार्ट में हम आज कांग्रेस की स्थापना भी पढ़ेंगे। साथियों, यहां जो हम राष्ट्रीय आंदोलन का जो पार्ट पढ़ रहे हैं, इस पार्ट के अंदर एक एक तथ्य है वो महत्वपूर्ण है। तो आज हम अपना अगला अध्याय प्रारंभ करते हैं। वो है अध्याय अपना कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की संस्था। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की जो संस्था है, इस संस्था को पढ़ेंगे। जो कांग्रेस की स्थापना है से पूर्व, तो यहां कई संस्थाएं बनी थी, कई संस्थाएं बनी थी। उन संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे और जहां से हम कांग्रेस की स्थापना तक पहुंचेंगे। तो पहली थी वो थी बंग प्रकाशन सभा। बंग प्रकाशन सभा, ये जो बंग प्रकाशन सभा थी ये थी राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय सती प्रथा, ब्रह्म समाज की स्थापना, इसी राजा राम मोहन राय की बात कर रहे हैं। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण सभा थी वो थी लैंड होल्डर समिति। होल्डर समिति, ये जो लैंड होल्डर समिति है, इसी समिति को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है बंगाल जमींदारा सभा। बंगाल जमींदारा सभा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बंगाल जमींदारा सभा है ये थी द्वारका प्रसाद टैगोर की संस्था थी। द्वारका प्रसाद टैगोर की संस्था थी। भारत की प्रथम जो राजनीतिक संस्था थी वो यही थी। इसके बाद में आती है इंडिया एसोसिएशन। इंडिया एसोसिएशन ये थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। ये संस्था बहुत महत्वपूर्ण थी। इंडिया एसोसिएशन संस्था है, ये बहुत महत्वपूर्ण थी। इसी इंडिया एसोसिएशन संस्था के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारत में लिटन द्वारा आईसीएस की जो परीक्षा थी इसका उम्र घटाने का विरोध किया था। तो आईसीएस की परीक्षा का उम्र घटाने का विरोध किसने किया था?
वो किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अब यहाँ अगली जो संस्था है उस संस्था का नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है इसके संस्थापक थे, उनका नाम है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ये जो संस्था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी, ये ध्यान में रखना है, यह संस्था लंदन में स्थापित थी। कहां स्थापित थी यह संस्था? कहां स्थापित थी? कलकत्ता, बंगाल कह सकते हैं। यह संस्था कहां स्थापित थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी की है, जो यह लंदन में स्थापित थी। अगला जो है वो है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा, ये जो पूना सार्वजनिक सभा है ये महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे की, किसकी है? महादेव गोविंद रानाडे। और यहां साथियों एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिम भारत का अग्रदूत कहा जाता है। पश्चिम भारत का अग्रदूत किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिम भारत का अग्रदूत कहा जाता है। साथियों ये जो प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बंग प्रकाशन सभा कब पूछी जाती है? ये जो चार नाम दे रखे हैं, लैंड होल्डर समिति, तो यहां एक प्रश्न बनता है। वो प्रश्न किस प्रकार से बनता है? वो प्रश्न बनता है, निम्न लिखित समूह को सुमेलित कीजिए। यहां इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, निम्नलिखित समूह को सुमेलित कीजिए। तो यहां जो ये निम्नलिखित है, तो यहां पेपर में क्या करते हैं, इस बंगाल जमींदार सभा को हटा के लैंड होल्डर समिति भी दे सकता है। इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूरा सार्वजनिक सभा, यहां इनको चेंज कर देगा। द्वारका प्रसाद को यहां, दादा भाई नौरोजी को यहां, फिर इनको आपस में ए बी को सुमेलित करवा लेगा। 1 2 3 4 सूची 1 या सूची 2 इस प्रकार से देके सुमेलित करवा लेता है। और वहां यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यहां एक दूसरा प्रश्न जो ये महत्वपूर्ण है, इंडिया एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसने किस परीक्षा का सर्वप्रथम विरोध किया था? तो किसका विरोध किया था? लिटन द्वारा आईसीएस की परीक्षा का विरोध जो किया था वो आईसीएस की परीक्षा की उम्र घटाने का ही किया था। इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी, धन निष्कासन का सिद्धांत, उसी दादा भाई नौरोजी की बात कर रहे हैं। पूना सार्वजनिक सभा, महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें पश्चिम भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है। ये संस्थाएं थी कांग्रेस की स्थापना से पूर्व। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था थी वो थी इंडिया एसोसिएशन। इसी इंडिया एसोसिएशन ने भारत के अंदर क्रांतिकारियों को है वो जागृत किया था, और इन्होंने ही अंग्रेजों के विरुद्ध है भारतीयों को एकत्रित करने का प्रयास किया था। परंतु लॉर्ड रिपन के समय 1883 में ए ओ ह्यूम भारत आते हैं, और वो जो ए ओ ह्यूम भारत आते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो भारत आते हैं, वो कांग्रेस की स्थापना करते हैं। और वो कांग्रेस की जो स्थापना होती है, इसके बाद उस कांग्रेस की स्थापना से या 1885 से लेकर 1905 का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो चरण पढ़ रहे थे हम, 1885 से 1905 का जो पहला चरण है, प्रथम चरण उदारवादी चरण है, उनको पढ़ेंगे। तो हम इसके बाद में अगला जो टॉपिक है अपना वो कांग्रेस की स्थापना लेंगे। यहां इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये प्रश्न किसी भी प्रकार से गलत नहीं होना चाहिए, बार बार पूछा गया है एग्जाम में सुमेलित करने में। तो आप देखिए इसको,
अब लेंगे कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसमें कांग्रेस की स्थापना की जाती है, उस कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे। और यहां देखना है प्रश्न तो क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन। और इस राष्ट्रीय आंदोलन के कितने चरण पढ़ रहे हैं, 3 चरण पढ़ रहे हैं। इस राष्ट्रीय आंदोलन के कितने चरण पढ़ रहे हैं, 3। देखो साथियों, यहाँ 1885 से 1905 ये प्रथम चरण था, और ये प्रथम चरण था उदारवादियों का, इसी को पढ़ रहे हैं। दूसरा जो चरण था वो था 1905 से लेकर 1919 का काल, इसको द्वितीय चरण या उग्रवादी काल भी इसको कहते हैं। और जो ये तीसरा चरण है ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1919 से 1947 तक का, ये इतिहास में गांधी युग कहलाता है। यहां साथियों इसी पंक्ति में भी एक प्रश्न है, प्रश्न क्या है, प्रश्न देखिए, पहले इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग कब से कब तक है। तो यहां क्या है कि ऑप्शन में वो क्या देता है, 1919 से 30 जनवरी 1948 दे देता है, 30 जनवरी 1948 ऑप्शन में दे देता है। जबकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था, यही गांधी युग समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन जो ये मिलता है अपने को 1919 से 1947, ये सही होगा। यहां 30 जनवरी नहीं दे तो वो क्या दे सकता है, 48 भी दे सकता है। तो 1919 से 1948, तो यहां 1919 से 1947, तो 47 तक था, वो था गांधी युग। अगला जो है वो ये है, जो अगला, हाँ सर आपका करवा देंगे प्रश्न। यहां जो ये जो तथ्य है अगला, अब यहां देखते हैं। तो यहां सबसे पहले जो प्रथम काल है अपना, वो जो प्रथम काल है, वो प्रथम काल ये है कि ये जो उदारवादी है, ये यहां उदारवादियों को याद रखना है, कौन कौन से उदारवादी हैं। यहां उदारवादी कौन कौन से हैं, तो उन नेताओं के आप नाम भी याद रख सकते हो, जैसे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ, बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता, इनको भी याद रखते हो। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब, और यहां अगला है वो है फिरोज शाह मेहता। ये उदारवादी नेता थे, कांग्रेस की स्थापना। अब यहां थोड़ा ध्यान देना है, वो है कांग्रेस की स्थापना। एक एक तथ्य को हम पढ़ेंगे यहां से। तो कांग्रेस की स्थापना में सबसे पहले आता है तिथि। तो कांग्रेस की जो स्थापना है, इस कांग्रेस की स्थापना की जो तिथि है उसकी बात करते हैं, तो वह है 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। और ये कहां हुई, इसका स्थान क्या रखा गया था, स्थान रखा गया था गोकुलदास, स्थान रखा गया था गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई। कहां रखा गया था, बंबई। ये उस समय बंबई था, जो 1995 को मुंबई बना। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई। अब यहां बंबई में जहां रखा गया था, उस मैदान का नाम था गवालिया टैंक मैदान, गवालिया टैंक मैदान। इसी गवालिया टैंक मैदान को वर्तमान में क्या कहते हैं, इसी गवालिया टैंक मैदान को वर्तमान में क्या कहते हैं, वो कहते हैं अगस्त क्रांति मैदान, अगस्त
क्रांति मैदान इसे कहा जाता है। यहां ध्यान रखना साथियों कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने हम अपने राष्ट्र की आजादी के लिए अंतिम प्रयास कर रहे हैं, क्या तो हम इसमें पूर्ण रूप से सफल होंगे या हम पूर्ण रूप से पराजित होंगे। तो पूर्ण रूप से पराजित होंगे, अतः भारतीयों करो या मरो, डू और डाई, ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को, और इसी कारण इस मैदान का नाम अगस्त क्रांति मैदान रखा गया। और अगला जो महत्वपूर्ण है, इनके संस्थापक कौन थे? संस्थापक, तो संस्थापक का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। वो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था, वो नाम था A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उसका क्या नाम था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। यहां अब बात करेंगे सर, 1883 में A.O. ह्यूम भारत आते हैं। उस समय भारत का वायसराय था, वो था लॉर्ड रिपन, लेकिन उसके बाद भारत के अंदर डफरिन आते हैं। तो इसी A.O. ह्यूम ने बंगाल कलकत्ता में जो स्नातक पढ़े हुए छात्र थे, नौजवान थे, उनको एक पत्र लिख एक जगह एकत्रित किया, और जो एक जगह उन्हें एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद एक संघ बनाया, और उस संघ का नाम रखा था भारतीय राष्ट्रीय संघ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस A.O. ह्यूम ने उस संघ का नाम क्या रखा था? भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम रखा था। और इस भारतीय राष्ट्रीय संघ से एक व्यापक संगठन खड़ा करना चाहता था। तो भारतीय राष्ट्रीय संगठन जो संघ है, इसके लिए इसने पुणे में एक सभा आयोजित कर इसकी स्थापना करने की कोशिश की, परंतु वहां प्लेग नामक महामारी होने के कारण ऐसा नहीं हो पाया, और वह भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना है वो इसकी असफल हो गई। लेकिन धीरे धीरे बाद में यही A.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को इस कांग्रेस की स्थापना का स्थान बंबई में रखा, लेकिन इसका नाम तो भारतीय राष्ट्रीय संघ ही था। दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम कांग्रेस रखा गया। दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम क्या रखा गया? कांग्रेस। तो प्रश्न आ सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और इस कांग्रेस का अर्थ होता है, वो होता है लोगों का समूह है, लोगों का समूह। ये क्या होता है? इसका अर्थ होता है लोगों का समूह। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को कर दी, और यही भारतीय राष्ट्रीय संघ है, ये कांग्रेस का पुराना नाम था। कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। अब यहाँ प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई, उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? हम तो ब्रिटेन के अधीन थे, उस समय क्राउन के अधीन थे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टोन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? उस व्यक्ति का नाम है ग्लैडस्टोन। कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ग्लैडस्टोन। अब यहां दूसरा जो प्रश्न आता है, वो आता है जब कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय भारत सचिव कौन था? पहले तो प्रश्न ही बहुत बड़ा है। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है विद्यार्थियों, साथियों, प्रश्न यह है कि ये जो भारत सचिव का पद है, ये किस अधिनियम में लागू किया गया था?
तो 21 अधिनियम में लागू किया गया था 1858 के अधिनियम में। और उस समय भारत सचिव कौन था? वो था लॉर्ड क्रोस था। भारत सचिव कौन था? लॉर्ड क्रोस था। जब भारत सचिव लॉर्ड क्रोस था, तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय, जो कांग्रेस की स्थापना हो रही उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था? उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस की स्थापना हो जाती है लॉर्ड डफरिन के समय। अब यहां प्रश्न आता है, वो इन्हीं से आते हैं। कांग्रेस का अर्थ लोगों का समूह है। कांग्रेस का पुराना नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ। कांग्रेस की स्थापना पहले मुंबई में पुणे में होने वाली थी, प्लेग नामक महामारी के कारण असफल हुई, फिर बंबई में हो रही है इस ग्वालियर टैंक मैदान के पास। इसका नाम रख दिया गया अगस्त क्रांति मैदान। यहाँ संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ग्लैडस्टोन। भारत सचिव कौन था? लॉर्ड क्रोस। यहाँ कौन थे? वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। जब इस कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय इस कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बनाया जाने वाला था, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी राज्य से बाहर होने के कारण यहां WC बनर्जी को बनाया गया। किसको बनाया गया था? WC बनर्जी को बनाया गया। उमेश चंद्र बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी, इन्हीं को बनाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। यहाँ साथियों एक प्रश्न और देखना तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। यहाँ प्रश्न है कि ए.ओ. ह्यूम, प्रश्न क्या है? ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे? ए.ओ. ह्यूम किस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे? तो साथियों एक बात ध्यान में रखनी है, ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ये भारत के कांग्रेस के सचिव के पद पर रहे थे। ए.ओ. ह्यूम कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो ये कभी भी अध्यक्ष नहीं बना था, ये ध्यान में रखना है। ए.ओ. ह्यूम कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं था। अगला दूसरा प्रश्न इस कांग्रेस से क्या बनता है? ए.ओ. ह्यूम के बाद में ये जो कांग्रेस की स्थापना हुई, जो कांग्रेस की स्थापना हुई ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में, तो यहाँ एक प्रश्न बनता है कि प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी था। तो यहाँ 3 प्रश्न और याद रखने हैं, और वो प्रश्न क्या क्या याद रखने हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? उसके बाद में इसी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। और यहां प्रश्न आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब। और तीसरा जो प्रश्न आता है वो प्रश्न आता है, ये जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है, भारतीय राष्ट्रीय संघ जिसे आजकल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, इस कांग्रेस का जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष वो कौन था? तो वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था, वो था जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल। तो यहां ये प्रश्न है कि हर वर्ष 1885 में के बाद हर वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन होने वाले थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक बार इन पर रोक लगाई गई थी,
बीच बीच में भी अधिवेशन स्थगित किए गए थे, लेकिन पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी है। पहला ये जो अधिवेशन है ये बंबई में हो रहा है। दूसरा अधिवेशन है ये कहां हो रहा है, ये कलकत्ता में हो रहा है। तीसरा अधिवेशन है ये जो बदरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्ष हैं ये मद्रास में होता है, और ये चौथा जो जॉर्ज यूल है इलाहाबाद में होता है। यहाँ एक प्रश्न ध्यान में रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष तो अंग्रेज था, तो यहाँ प्रश्न को थोड़ा सा बदल भी सकता है, यहाँ दे सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन था। तो अंग्रेज ईसाई धर्म के थे, तो प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन हो जाएगा, जॉर्ज यूल। प्रश्न और भी बदल सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष कौन था, प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष कौन था, तो वो भी कौन था साथियों, जॉर्ज यूल ही था, जिन्हें इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता मिली थी। अब यहाँ दो प्रश्न और रह गए हमारे इस कांग्रेस से, दो प्रश्न और रह गए, बाद में अगला नवीन टॉपिक प्रारंभ करेंगे। तो वो जो दो प्रश्न रह गए वो प्रश्न रह गए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रश्न है प्रतंत्र भारत का, पहला प्रश्न है प्रतंत्र भारत के सर्वाधिक कांग्रेस अधिवेशन कहां हुए थे। प्रतंत्र भारत के सर्वाधिक कांग्रेस अधिवेशन कहां हुए थे, तो प्रतंत्र भारत के सर्वाधिक अधिवेशन कौन से भारत के, प्रतंत्र गुलाम भारत के सर्वाधिक अधिवेशन है वो कहां हुए थे, कलकत्ता में हुए थे, जिनकी संख्या 10 थी। और दूसरा प्रश्न है प्रतंत्र भारत के कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सर्वाधिक पद पर रहने वाले कौन व्यक्ति थे। एक तो दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, और एक व्यक्ति था उसका नाम था जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। साथियों, हमने आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम चरण जो प्रारंभ किया है, महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े हैं। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की जो राजनीतिक संस्था थी भारत के अंदर वो, उसके बाद में कांग्रेस की स्थापना पड़ी है। हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपके कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जो सुझाव हो, किसी भी प्रकार का कंसेप्ट हो, आप जो बोर्ड के माध्यम से देखना चाहते हो तो अपने कमेंट्स बॉक्स में वहां प्रश्न कर सकते हो, उसको आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा। अब अगला जो अपना पार्ट होगा वो कांग्रेस की स्थापना के बाद में, इस कांग्रेस के अधिवेशनों के बाद में उनको हम आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इस बुगालिया यूट्यूब चैनल पर लगातार है इन वीडियोज को देखते रहो, अपने प्रश्नों का समाधान ढूंढते रहो, और आगामी आने वाले वीडियो आपको सूचना मिलती रहे, इसलिए बुगालिया क्लासेज का जो ये यूट्यूब चैनल है इसका नोटिफिकेशन दबा कर रखो, बेल आइकन दबा कर रखो, तो आपको सूचना मिल जाएगी आगामी पार्ट के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।